वगैरह के बच्चों, कल मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया था, चतुर्थांश पढ़ाया था। बेटा चतुर्थांश से रिलेटेड आज हम पढ़ाएंगे आपको व्यापक मान। बेटा व्यापक मान वैसे पूर्णतया टॉपिक 12वीं में है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट दिया है यहाँ। बेटा वो जो थोड़ा सा पार्ट दिया है उसी को पढ़ ले हम लोग। व्यापक मान होता क्या है देखो, कल हमने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट को हल्का सा मैं फिर से रिवाइज करा दूं। क्वाड्रेंट में होता क्या था, अगर आपको बोला कि tan 300 का मान आप ज्ञात करो, तो बेटा tan 300 का मान ज्ञात करने के लिए आपको बोला था कि आप यहाँ इसको ऐसे लिख दे, tan 360 माइनस 60। आपको बताया था कि ये जो पहला नंबर है यहाँ आपका या तो 90 होना चाहिए, या 180 होना चाहिए, या 270 होना चाहिए, 360 होना चाहिए। यही तो बात आपको बताई थी। क्योंकि ये जो चार बातें हैं, अगर ये चार हैं तो क्वाड्रेंट अप्लाई होगा, अदरवाइज क्वाड्रेंट अप्लाई नहीं होगा। इट्स ओके। तो यहाँ हमने इसको 300 को लिख दिया 360 माइनस 60, और अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, tan 360 माइनस थीटा। तो बेटा क्वाड्रेंट अप्लाई जो होता है वो इतने पार्ट पर होता है अप्लाई। तो करे जरा क्वाड्रेंट अप्लाई। जब हम क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेंट अप्लाई करने की पहली जो शर्त थी, आप कल के पढ़ाए हुए अपने कार्य को देखें, कल जो कॉपी में पढ़ाया था आपको, आप उसके चित्र को देखें एक बार। तो tan पर चेंज नो चेंज, 360 पर नो चेंज होता, तो हमने इसको लिख दिया tan थीटा यानी tan 60 हमने इसको लिख दिया। जब बेटा इसको tan 60 लिख दिया, दूसरी शर्त ये थी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 360 माइनस। तो बेटा 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, 360 माइनस जो होता है आपका वो होता है चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में तो मुझे लग रहा कोस और सेक थे पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो समझ गए आप लोग, tan 60 का आप मान रख दे जो भी मान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वाड्रेंट को काफी अच्छे तरीके से किया, और कुछ बच्चों ने कार्य नहीं भी किया। चलो मैं एक आध को और कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। साइन 0 के बाद मैं आपको साइन 180 की वैल्यू ज्ञात करके दिखाता हूँ। बेटा साइन 180 को आप क्या लिख दोगे, साइन 180 प्लस 0 लिख सकते हो। यहाँ आप क्वाड्रेंट अप्लाई करो, साइन 180 प्लस 0 पे जब आप क्वाड्रेंट अप्लाई करोगे तो 180 पे नो चेंज होता है, तो साइन 0 हो गया। फिर आप देखते हो कौन से में है ये 180 प्लस कौन से में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर चिन्ह देखते हैं, थर्ड में कौन होता है, प्लस का tan कोड, तो ये क्या आएगा, माइनस। लेकिन बेटा माइनस आने से फायदा कुछ नहीं हो रहा, साइन 0 तो 0 ही होता है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 आई। साइन 180 के बाद मैं जो लिखता हूँ यहाँ से, वो लिखता हूँ साइन 360 की वैल्यू। तो साइन 360 में आप क्या देख रहे हो भाई, साइन 360 को मैंने लिख दिया साइन 360 प्लस 0। तो जब मैं साइन 360 प्लस 0 लिखूंगा इसको, तो क्वाड्रेंट अप्लाई किया, 360 पे कोई चेंज नहीं होता भाई। उसको चार्ट को बिल्कुल रट लो आप लोग, 360 पे कोई चेंज नहीं होता, साइन 0। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, प्लस, तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0। फिर मैं और बढ़ा आगे, 180 आगे और बढ़ रहा हूँ मैं। देखो मैंने 0 निकाला, फिर 180 निकाला, फिर 180 में 180 जोड़ा 360, फिर इसमें मैं 180 जोड़ रहा हूँ। बेटा जब इसमें 180 जोड़ा तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा ये भाई, 8 और 6 14, ये हो जाएगा 440 डिग्री। नहीं हो जाएगा 440 भाई, जब आप इसमें 180 जोड़ेंगे 540, सॉरी, ये हो जाएगा 540। तो भाई साइन 540 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, साइन 540 को आप लिखेंगे साइन 360 प्लस 180। नहीं लिख सकते भाई साइन 360 प्लस 180। तो जब आप साइन 360 प्लस 180 लिखेंगे तो ये आएगा आपका साइन 180। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखें, 360 प्लस जहां भी आता है, ये चीज बेटा नोट कर लें आप लोग, 360 प्लस जहां भी आता है तो वो निष्प्रभाव हो जाता है। क्योंकि 360 पर क्या हो जाता है, एक चक्कर पूरा, ये है, ये एक चक्कर पूरा हो गया। तो जैसे ही 360 प्लस कहीं आए तो निष्प्रभाव, यानी उसको आप हटा सकते हैं बिना किसी संकोच के, चाहे आप क्वाड्रेंट अप्लाई करके देख लो। तो 360 प्लस को आपने बिना किसी संकोच के हटाया, साइन 180, साइन 180 आप पहले सॉल्व कर चुके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0।
तो बेटा इसको आप नोट करके लिख लें, साइन हो चाहे टेन हो तो क्या आ जाए, एक सर्कल पूरा, एक सर्कल का मतलब 2 पाई पूरा, तो 2 पाई इंटू एन प्लस थीटा अगर कहीं आए तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। बेटा मैंने क्यों लिखा 2n पाई, एन की वैल्यू 1, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्यों, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 साइकिल पूरी होगी, 2 रखेंगे तो 2 साइकिल पूरी होगी, 3 रखेंगे 3 साइकिल पूरी होगी। यानी जब भी एक साइकिल पूरी हो जाती है तो वो मान निष्प्रभाव, यानी उतने को आप निकाल के अलग रख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात तुम्हारी समझ में आई होगी। उसके बाद बेटा मैंने 540 में 180 और जोड़ा तो ये हो गया साइन 720। तो साइन 720 का मान ज्ञात करने के लिए मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 360 और प्लस 0 नहीं लिख सकता भाई, 2 गुणा 7 360 320 ही होते हैं। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि 360 पर एक साइकिल पूरी और 2 हो रहा तो 2 चक्कर पूरे, तो जब 2 चक्कर पूरे हो गए तो ये क्या हो जाता है, निष्प्रभाव। तो निष्प्रभाव का मतलब साइन 0 और ये कितना हो गया 0। तो बेटा मैंने एक ही चीज में 2 चीज आपको बता दी कि एक तो एक चक्कर 2 चक्कर, यानी साइकिल अगर पूरी हो जाए तो उतने मान को आप निष्प्रभाव करके अलग निकाल सकते हैं, उतने को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो एक तो यही बात आपकी समझ में आ गई, साइन 2n पाई प्लस थीटा जो होगा तो वो डायरेक्ट क्या होगा, साइन थीटा। साइन के बदले यहाँ कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है। दूसरी बात आप क्या सीखे, आपने साइन 0 का मान ज्ञात करा तो वो भी 0 आया, 180 का करा वो भी 0 आया, 360 का करा वो भी 0 आया। यानी आप 180 जोड़ते हुए चल रहे हो और मान 0 ही आ रहा हर स्थिति में। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा भाई, इससे स्पष्ट होता है कि अगर कहीं आप लिखते हो साइन n पाई तो साइन n पाई की जो वैल्यू है आपके पास तो वो कितनी होती है, 0। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि साइन x की वैल्यू हर स्थिति में 0 होगी, कब, कि यदि x बराबर क्या होगा, n पाई, और जहां n एक क्या होगा, पूर्णांक। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x बराबर 0, तो साइन x की वैल्यू हर स्थिति में क्या होगी, 0, बशर्ते x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n पाई। n पाई का मतलब पाई के गुणक के रूप में, यानी पाई के गुणक के रूप में n का मान आपने 0 रखा तो 0x0 यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। n का मान आपने 1 रखा तो साइन पाई यानी साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो यानी साइन के जो एंगल है अगर वो पाई के गुणक के रूप में आए तो उसकी वैल्यू हर कंडीशन में क्या होगी, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापक मान। अरे व्यापक का मतलब जब किसी के लिए कोई फॉर्मूला स्थापित हो जाए तो बेटा एक फॉर्मूला नहीं बन गया कि साइन एक्स की वैल्यू हर कंडीशन में 0 होगी अगर एक्स बराबर n पाई। ऐसे ही भाई कोस का फॉर्मूला होगा आपके पास क्या, कि भाई कोस एक्स बराबर 0 होगा हर स्थिति में, कब, कि अगर एक्स बराबर 2n प्लस 1 और इंटू में क्या है आपके पास π/2। ठीक है, और जहां n बिलोंग्स टू z, जहां n क्या है, एक पूर्णांक है। ये बात सबके याद रहेगी भाई, इसको आप करके देख सकते हैं। भाई n की वैल्यू 0 रखी तो 0 प्लस 1 इंटू π/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है भाई, फिर आप 1 रख के देखें, 1 का मतलब 3π/2, 270 की वैल्यू क्या होती है, 0। आप क्वाड्रेंट अप्लाई करना जान ही गए हो, तो बेटा थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 मान आज आप सीखे क्या, एक तो साइन x की वैल्यू 0 होती है तो वो कब संभव होगी, अगर x बराबर n पाई, जहां n बराबर पूर्णांक। कोस x की वैल्यू 0 होगी, कब संभव होगी, अगर x बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2, जहां n बराबर पूर्णांक। दोनों बातें संभव होगी। बाकी बेटा इनके और भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन वो 12th में आते हैं। तो मुझे लगता है ये तुम्हारी समझ में अच्छे से आगे होंगे। जिसकी समझ में अच्छे से नहीं आएंगे मेरे से दोबारा पूछे या वीडियो लगा के दोबारा से सुने आप इसको। ठीक है बेटा, अब इसी पर आधारित त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह भी हैं, लेकिन इसी से मिलता जुलता टॉपिक जो है वो इनके प्रांत और परिसर भी अभी पढ़ लो आपके हाथ। तो बेटा प्रांत और परिसर के लिए आप लोग पिछले चैप्टर पे जाएं, और पिछले चैप्टर में आपने प्रांत क्या पढ़ा था कि जो x का मान होता है, और परिसर क्या पढ़ा था आपने, जो fx का मान होता है। समझ रहे मेरी बात। तो बेटा यहाँ मैंने एक टेबल बना दी और टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर। तो बेटा प्रांत क्या है, x का मान, और फलन क्या है हमारा साइन x। ये क्या है हमारा फलन। ठीक है बेटा,
फलन को आप एफ एक्स बराबर साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चों जब आप एक्स का मान रखेंगे साइन में तो कोई बाध्यता थोड़ा ही है। आप 30 डिग्री रखें, 15 डिग्री रखें, 20 रखें, 22 रखें, 24 रखें, 27 रखें, 30 रखें, माइनस रखें, भाई साइन में तो आप कुछ भी मान रखें, कोई बाध्यता थोड़ा ही है। तो इसीलिए एक्स का मान कुछ भी रखें, कुछ भी का मतलब ऑल रियल नंबर। तो प्रांत क्या होता है, जो एक्स का मान है वही तो प्रांत होता है। ओके, अब प्रांत के बाद आता है परिसर। तो परिसर की परिभाषा अगर तुम्हारे याद हो, भूले ना हो, तो परिसर क्या होता है कि भाई एक्स का मान रखने पर प्राप्त फलन का मान, तो फलन का मान क्या है, जब आप एक्स का मान 30 रखेंगे तो साइन 30 1/2, जब एक्स का मान 45 रखेंगे तो साइन 45 1/√2, जब आप एक्स का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना होता है आपका 1, साइन 0 हो गया 0। जब आप एक्स का मान 90 रखेंगे तो 1। तो यानी कहने का मतलब कि आपके अलग अलग तरीके के मान आ रहे हैं, बीच में हालांकि पॉइंट्स वाले भी मान आएंगे, ऐसा नहीं है भाई 30 ही थोड़ा है, तुम 31 भी तो रख सकते हो, 32 भी तो रख सकते हो। तो साइन के जितने भी मान हैं, सबसे बड़ा साइन का मान 1 आता है, चाहे आप चेक कर लें साइन की टेबल, और सबसे छोटा मान क्या आता है -1। तो इसीलिए इसका जो परिसर होगा वो कितना होगा, -1 से 1 तक। और बेटा 1 भी शामिल होता है और -1 भी शामिल होता है, और आंसर पॉइंट वगैरह में आएंगे छोटे छोटे। तो इसलिए बेटा क्या होता है, रियल नंबर का जो आंसर है वो सेट की फॉर्म में हम दे नहीं सकते। वो किस फॉर्म में देते हैं हम, इंटरवल की फॉर्म में, और वही हमने दिया। ऐसे बेटा कोस का मान भी मिनिमम क्या होता है -1, मैक्सिमम क्या होता है 1। तो बेटा कोस का जो प्रांत है वो भी रियल नंबर है, और परिसर जो है वो भी -1 to 1 है। मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने प्रांत तथा परिसर अच्छे से पढ़ रखा पिछले एक्सरसाइज में, उनकी समझ में आ गया होगा। और बेटा जिन्होंने पिछले चैप्टर में प्रांत और परिसर अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर थोड़ा दिक्कत रहेगी। अब साइन को उसके बाद मैं लिखता हूँ बेटा 10, यहाँ आता है 10x। देखो तो बेटा 10x के बारे में, भाई x का जो संभव मान है उसको आप प्रांत बोलते हैं, ये बात आप पहले ही सीख चुके। तो बेटा x बिलोंग्स टू r, बेधड़क होके x का मान रखो, कोई समस्या थोड़ा ही है, जितने मर्जी रखो। लेकिन एक समस्या है भाई 10x बराबर होता है sin x बटा cos x। अगर cos x का मान 0 हो जाए तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यानी x के सारे मान वैलिड हैं, बस कौन से मान वैलिड नहीं है, जिन पर cos x 0 होता है। और cos x 0 अभी सिखाया आपको, ज्यादा देर नहीं हुई। cos x 0 होता है x 2n+1 π/2, कि x का मान अगर 2n+1 π/2 हो जाए, n बिलोंग्स टू z, तो cos x 0 होता है। अभी भी सीखा तुमने व्यापक मान में, ज्यादा देर नहीं हुई। तो यानी ये मान x का बिल्कुल भी ना हो, समझे मेरी बात भाई। 10x बराबर होता है sin x बटा cos x। तो x के मान जितने भी हैं सब प्रांत कहलाएंगे, यानी x बराबर रियल नंबर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन पर cos x का मान 0 हो जाएगा वो तो समस्या पैदा करेंगे ना, तो इसलिए उनको हटा दो, बस वे हट जाएंगे। x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। और इधर जो आंसर आएगा परिसर आपका पूरा रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बेटा कोट x में आओ, कोट में क्या होता है कोस बटे साइन। तो x के सारे मान यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कौन करेगा, कोट बराबर कोस बटे साइन, जिनमें साइन का मान 0 होगा, क्योंकि साइन अगर 0 होगा तो कोट अपरिभाषित नहीं हो जाएगा। तो इसलिए x बिलोंग्स टू n, x डज नॉट इक्वल टू n पाई, जहां n बिलोंग्स टू z, क्योंकि यहाँ जो होता है आपका साइन इन पे हो जाता है 0, व्यापक मान में भी तुम पढ़ चुके। और बेटा इसका जो परिसर होगा, परिसर क्या होगा, रियल नंबर। कोट x के बाद 2 और रह गए भाई, 2 कौन कौन रह गया आपके पास, कोसेक x और सेक x। तो बेटा कोसेक x की भी सेम बात है, कोसेक क्या होता है 1/sin। तो यानी जिनमें साइन 0 है तो वो समस्या करेगा नहीं, ऊपर वाला सेम आएगा, x बिलोंग्स टू r तथा x डज नॉट इक्वल टू n पाई, और यहाँ आएगा आपके पास n बिलोंग्स टू z। सेक में क्या आएगा बेटा, x बिलोंग्स टू r तथा x डज नॉट इक्वल टू, सेक क्या होता है 1/cos। तो cos में कौन होता है 0, और 2n+1 इंटू π/2, ये रहा 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रही होगी भाई। जैसे दोबारा समझो, जैसे sec x है भाई, sec को आप 1/cos लिखते हैं, तो x के सारे मान वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बेटा अगर कोस 0 हो जाए तो अपरिभाषित नहीं होगा। और कोस 0 किस किस पे होता है, 2n+1 π/2 पर। बस इन मानों को निषेध कर दो, अब बाकी सारे वैलिड है। ठीक है भाई, इनके जो परिसर हैं ऑल रियल नंबर आएंगे, लेकिन इसमें -1 और 1 के बीच का एरिया नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कोस साइन और कोस की वजह से जो निषेध हुए तो उनकी वजह से प्रभावित नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर आएगा, बस क्या नहीं आएगा, -1 से 1 के बीच का एरिया। ऐसे ही यहाँ ऑल रियल नंबर आएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच का एरिया नहीं आएगा। तो बेटा जो व्यापक मान, इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास करो आप लोग। ठीक है, अब तुम 11वीं की तरफ को बढ़ रहे हो, थोड़ा सा प्रयास करो, अब मुझे उम्मीद है समझ आएगा। तो व्यापक मान के बाद तुम्हारा एक रह गया बस, क्या, चिन्ह। तो बेटा चिन्ह के लिए आप लोग लिख लें, क्या है चिन्ह में। अगर आप कोस -x लिखते हैं तो बेटा ये कितना हो जाता है, कोस x, और sec -x लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, sec x। ठीक है, बाकी सब में बाहर आ जाता है माइनस। अगर साइन -x है तो कितना हो जाता है, -sin x। और बेटा साइन के बाद अगर कोसेक -x है तो ये भी माइनस हो जाता है कोसेक x। और tan -x में भी बाहर आ जाता है -tan x। और बेटा कोट -x में भी बाहर आ जाता है -कोट x। तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ आई होगी ये बात, कोई दिक्कत परेशानी वाला विषय नहीं है। तो आज आप बेटा जो सीखे व्यापक मान, और व्यापक मान पर आधारित सबके प्रांत और परिसर तुम सीखे। ठीक है, और ये तुम सीखे चिन्ह। तो बेटा अब थोड़ा सा मैं और नई चीज तुम्हें सिखाता हूँ। ये बेटा तुमने 10वीं में पढ़ा होगा, LAL बटे KKA। यहाँ आया साइन, यहाँ आया कोस, यहाँ आया टेन, साइन कोस टेन, यहाँ आया कोसेक, यहाँ आया सेक, और यहाँ कोट। तो बेटा अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हो तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, कर्ण, और ये अगर थीटा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। नहीं होता बेटा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसको आप बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन x बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये आ गया आपके पास L बटे K। ये तुमने 10वीं में पढ़ा होगा, इसके बारे में ज्यादा नहीं मैं तुम्हें बता रहा। तो 3.2 एक्सरसाइज आज का होमवर्क है बेटा, और इसके उदाहरण ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जैसे पहला है आपके पास, पहले में आया कोस x बराबर -1/2, और x जो है वो कहाँ है, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो बाकी मान बताओ। तो बेटा इस माइनस का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, इसको सबसे बाद में करेंगे। 1/2 के हिसाब से आप मान लिखेंगे यहाँ, कोस x बराबर 1/2, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो बेटा यहाँ आपने x लिखा और आधार कितना आ गया, 1, और कर्ण आ गया 2, 4 - 1, और ये आ गया आपका √3 लंब। तो बेटा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो बाकी सारे लिख दो आप। जैसे आप साइन x लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो √3/2 साइन बटा कोस हो गया। उसके बाद आप tan लिखेंगे, tan x बराबर लंब बटे आधार √3/1। अब तीसरे चतुर्थांश के हिसाब से आप चिन्ह लगा दो बेटा। अब तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन होता है पॉजिटिव का, बताओ, कोस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। तो एक सेकंड, कौन से चतुर्थांश में है, हाँ तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में बेटा tan कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो tan कोट पे आप प्लस का चिन्ह लगा दे, बाकी सब पे क्या लगा दे, माइनस का चिन्ह। तो कोई समस्या नहीं है, सेम 10वीं वाले क्वेश्चन है। तो आज बेटा आप चतुर्थांश वाले जो क्वेश्चन है इनको आप ट्राई करेंगे। पीछे के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए तुम्हारे लिए, उदाहरण वगैरह ये छोड़े हैं, इनको आप लोग ट्राई करेंगे 3.2 के ऑल क्वेश्चन। ठीक है, 3.2 के, क्योंकि ज्यादा कुछ इनमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। और प्रांत परिसर को तुम लोग याद करोगे।